हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए हम लोग जो है ईएमआरएस के लिए अभी तो खैर जो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर ही चल रहा है, लेकिन मंडे से मैं कोशिश में इस चीज़ के हूँ कि मंडे से मैं आपको चीज़ें और भी प्रोवाइड करा दूँ। कैसे प्रोवाइड करा दूँ, क्यों प्रोवाइड करा दूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने यूट्यूब पे खुद देखा हुआ है कि बहुत से लोग कहने को तो पढ़ा रहे हैं कि ईएमआरएस का पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्त क्या होता है ना कि कैसे पढ़ाना है, उसको किस तरीके से समझाना है, वो एक अलग चीज़ होती है। जैसे मैंने आज एक चैनल मेरे स्क्रीन पे खुद आ गया था, तो मैं उसको देख रहा था। तो उस चैनल पे क्या था ना कि एक चीज़ मैंने देखी कि बंदा क्या कर रहा है, पूरी बुक को लेके आया, ऐसे स्कैन की, लेके बैठ गया, आया, अच्छा 201, 201 का तीसरा, 201 का पहला, 201 का चौथा, ऐसे करके पूरे सवाल के उसने पूरा प्रैक्टिस सेट लगा डाला। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, क्या दोस्तों आपको इस तरीके से याद होगा, अगर मैं पढ़ाऊँ आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था, तो मैं कह दूँ भाई 19 में शुरू किया गया, ठीक है। मैं कह दूँ 1990 में स्टार्ट किया गया, ठीक है, आगे बढ़ गया आपको, ठीक है, मैंने कह दिया तो 190, तब तो आपको चलो एक बार समझ में आएगा कि दिमाग में एक जगह पे कहीं ना कहीं ये इमेज छपेगी कि वहाँ पे कहीं पे मैंने सर ने मुझे बताया था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहली बार 1990 में शुरू किया गया था, ऐसा बताया था। लेकिन कोई बंदा अगर ऐसे पढ़ा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ पढ़ते हैं कि सी डी रोम और सी डी रॉ के बीच में क्या अंतर होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा, क्या ये पढ़ना तरीका अच्छा है? मैंने देखा उसके हर वीडियो पे 2-2 3-3 हज़ार के व्यूज़ जा रहे हैं और कोई मतलब नहीं। बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं मुझे भाई नहीं पता। खैर मेरा तरीका ये नहीं है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे जितना ज़्यादा पता होता है मैं एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ। जहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कंप्यूटर में, अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जहाँ पे बताना होता है मैं ज़रूर बताता हूँ। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी जब हम लोग मेरे पास डिमांड रीजनिंग की भी आ रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रीजनिंग भी पढ़ा दूँ, क्योंकि आपके इस जो ईएमआरएस का जो रीजनिंग है इसमें पजल्स हैं, ठीक है, इसमें आपका कथन और निष्कर्ष है, इसमें आपके जो है सिलॉक्स हैं, ये थोड़े टफ लेवल के होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग ही लेवल होता है इनका, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। चलो पहला क्वेश्चन 201 में क्या है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली बार शुरू कब किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1985 में, सबसे पहली बार शुरू किया गया था, ठीक है। इससे पहले कंप्यूटर किस पे चलते थे मुझे भी आइडिया नहीं है कि भाई कंप्यूटर तब कैसे चलते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कैसे चलाए जा सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए अलग भी चीज़ें थी। आप पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3 तक जब आएंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी जो है 1956 के आसपास स्टार्ट हुई थी। चलो 202 में देखिए, एक सी डी रोम और एक सी डी रॉ। तो देखो, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रॉ का मतलब होता है रीड एंड राइट, ठीक है, री राइट के बीच में क्या अंतर होगा, यह एक ही हैं, सिर्फ विभिन्न निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त दो अलग अलग शब्द हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सी डी रोम को राइट किया जा सकता है और सी डी रॉ और रॉ आर डब्ल्यू को नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, एक सी डी आर डब्ल्यू राइट किया जा सकता है, लेकिन एक सी डी रोम जो है केवल पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है, तो रीड ओनली का मतलब हो गया कि आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, और रॉ का मतलब है आप राइट कर सकते हैं। चलो 203 नंबर, क्या लिखा हुआ है, क्या होता है जब फ्लॉपी से फ्राई को डिलीट करने की कोशिश की जाती है, तब क्या होता है। चलो तो इसमें फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। एक फ्लॉपी पर फाइलें डिलीट नहीं की जा सकती हैं, फाइलें डिलीट हो जाती हैं और रिसाइकिल बिन में पुनः रिकवर की जा सकती हैं। फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर रिकवर नहीं की जा सकती हैं, और फाइल हार्ड डिस्क पर कॉपी हो जाती हैं। देखो, ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसका पैटर्न ही बहुत अलग होता है। अब तो आज के टाइम में हम लोग जो है पेन ड्राइव और बहुत सी चीज़ों में पहुँच गए हैं, हार्ड डिस्क वगैरह में, लेकिन जब रिसाइकिल ये मतलब इसका यूज़ किया जाता था फ्लॉपी डिस्क का, तो उसमें क्या होते हैं, तो उसमें फाइल डिलीट तो हो जाती थी लेकिन हम लोग रिकवर नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ बहुत गलत थी। जैसे आज के टाइम में पेन ड्राइव में आपकी चीज़ें डिलीट हो जाएँ, आपकी फ़ोटोज़ डिलीट हो जाएँ, आपके वीडियोज़ डिलीट हो जाएँ, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। चलो 204 नंबर, एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर निम्न में क्या आता है। देखो, जैसे ये लिखा है ORG, ठीक, तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखा हुआ है .edu, इसका मतलब होता है एजुकेशन। .insect इंस्टीट्यूशन होता है ये, ठीक, ये .इंस्टीट्यूशन होता है।
फिर उसके बाद .com ये कॉमर्शियल के लिए होता है, .sh ये स्कूल के लिए होता है, ठीक। तो आपको उसने क्या पूछा था कि शैक्षिक संस्थान होना चाहिए, तो .edu लगाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये एजुकेशन हो जाएगा। फिर पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, जो POST लिखा हुआ है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये पहले ही ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो पावर होती है उसको खुद से टेस्ट कर लेना। फिर 206 नंबर, निम्न में कौन सा कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है, कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और पिक्चर का इनपुट प्रदान कर सकता है, तो प्लॉटर तो खुद पिक्चर निकाल के देता है बहुत बड़े स्तर पे। प्लॉटर जो होता है बहुत बड़ा प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनर हमारी चीज़ों को स्कैन करके कंप्यूटर तक भेजता है, माउस चीज़ों को इनपुट देता है, प्रिंटर बाहर प्रिंट निकालता है और कीबोर्ड आपको इनपुट देने के काम में आता है। तो उसने क्या कहा था कि कंप्यूटर में जो है ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को इनपुट प्रदान करता है। तो कौन करेगा, तो भाई स्कैन आपकी फ़ोटो को स्कैन करके ग्राफिकल इमेज में वहाँ पे भेजता है। 7 नंबर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा। अच्छा, तो देखो क्या लिखा हो, प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटिंग डिवाइस जो प्रिंट करती हैं, आउटपुट डिवाइस जो हमको आउटपुट देती हैं, ठीक। पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंटिंग के लिए यूज़ की जाती है, स्टोरेज डिवाइस इसमें स्टोरेज किया जाता है, और इनपुट डिवाइस तो सिंपल सी बात है भाई, कीबोर्ड आपको माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। चलो 208 नंबर, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक। चलो तो कैसे कर सकते हैं ये देखना है। अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर F1 दबाने के द्वारा, अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर Ctrl+Enter दबाने से, ठीक, के द्वारा, और इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करके, अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट का साइज बदल करके, इनमें से कोई नहीं। देखो जो वर्ड है, वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कैसे कर सकते हैं, तो आपको पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको जहाँ पे भी ब्रेक करना है वहाँ पे आप कर्सर ले जाइए और फिर Ctrl+Enter दबा दीजिए, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। LSTs यानी कि लार्ज इंटीग्रेशन का जो प्रयोग होता है वो किस में किया जाता है, तो ये लार्ज, वेरी लार्ज और लार्ज, ये दो चीज़ें थी, ठीक है। और देखो जिसको VLSI और ULSI कहा जाता था, ठीक है। तो लार्ज की बात की गई तो वो चौथी पीढ़ी होगा, अगर वेरी लार्ज लगा दिया जाएगा VLSI तो वो आपको 5वीं पीढ़ी में पहुंच जाएगा, ठीक। नहीं, अल्ट्रा लार्ज और वेरी लार्ज, ULSI VLSI, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी यहाँ पे आपको बिल्कुल सही लेना पड़ेगा, लार्ज इंटीग्रेशन थी, ठीक है। पीढ़ियाँ भाई आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपको पीढ़ियों के क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। बस अभी ये जो 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तो बीच में मैं, देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं व्यूज़ के ऊपर। अगर मुझे व्यूज़ ऐसा लगेगा कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि ये तो जो 2000 वाली सीरीज़ है ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा हम लोग एक चीज़ और कंटिन्यू कर देंगे, वो क्या होगी, वो होगी भाई हमारे जो चैप्टर वाइज होगा, हम लोग वो भी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक लाइव क्लास स्टार्ट कर लेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर देखता हूँ कि अगर बच्चे उस तरीके से मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मुझे लगेगा कि बच्चों को मेरे पास पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा या जो भी है, तो फिर मैं चीज़ों को पैटर्न बदल दूंगा, तो फिर जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। चलो, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है, क्या होता है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट यूजर आवश्यकताओं को पूरा करना, इक्विवेलेंट को बेहतर रन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को संसाधनों को बेहतर नियंत्रण की अनुमति देना, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीन स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना, और इनमें से कोई नहीं। देखो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है कि जिस प्रोग्राम को हमने जिस उद्देश्य के लिए डाला है उसको वो पूरा कर दे, बस बात खत्म। जैसे आपने गूगल क्रोम को डाला है तो गूगल क्रोम को आपने क्या किया है, ये ब्राउज़र है, चीज़ों को ब्राउज करने के लिए हमारे डाला गया है, तो वो अपनी ब्राउज करने वाली जो कैपेसिटी है उसको कंटिन्यू करके रखे, बस मेरे लिए इतना ही बहुत हो जाएगा। तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करना, जो यूजर की आवश्यकता है उसको पूरा करे, बाकी भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल का तरीका होगा। चलो फिर यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट एक है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित टेक्स्ट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित टेक्स्ट, इंटरनेट के विकास पैकेज के विकास में इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष टेक्स्ट, विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना का प्रबंधन की एक प्रणाली, और इनमें से कोई नहीं। हाइपर टेक्स्ट जो होता है ये एक तरीके के लिंक जनरेशन में यूज़ किया जाता है। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होता है, एक प्रोटोकॉल होता है उसमें भी हाइपर होता है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि हमारी जो प्रोग्राम को लिखने में काम आती है, ठीक है। जो वेब पेजेस
होती हैं उनको लिखने में। तो यहाँ पे ये जो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, विभिन्न दस्तावेजों के बीच एसोसिएशन के द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंधन की प्रणाली में इनमें से हो जाएगा। चलिए 212 नंबर, विंडो रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस कितना होना चाहिए। देखो अगर विंडो को आपको रन कराना है तो आपकी जो डिस्क स्पेस होना चाहिए वो मिनिमम जो होगा वो 8 MB तक होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपकी विंडो में मतलब आपकी विंडो रन नहीं कर सकती, ठीक। तो इसीलिए जो हम लोगों की विंडो सी जो होती है, हम लोग जब विंडो में फॉर्मेट करने पार्टीशन करते हैं तो C D E F करते हैं, तो उसमें जो सी होती है वो आपको पूरी फुल नहीं करनी चाहिए कभी भी। अगर फुल भी होगी तो आपको 8 MB तो उसमें बिल्कुल फ्री रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी विंडो रन कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आंसर 8 MB आ जाएगा। चलो फिर देखो 213 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। कौन सा प्रिंटर जो है एक ग्रिड से कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। तो इंकजेट ये इंक स्याही को फेंकता है, ठीक है, तब उससे अक्षर छपते हैं। लेजर, तो ये लेजर के माध्यम से। डेजी व्हील जो होता है, डेजी व्हील देखिए एक तरीके से क्या होता है, ड्रम तरीके से होता है, उसमें प्रिंट निकलता रहता है, मतलब छिद्र होते हैं उसके माध्यम से निकलता है, वो बनता है। फिर डॉट मैट्रिक्स आता है, तो डॉट मैट्रिक्स में छोटे छोटे धब्बे, बहुत छोटी छोटी सी स्याही पड़ती है, ठीक है, छोटी छोटी स्याही, वो आपको जो है बताता है। जैसे हमारे इसमें लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, आप जब पिक्सल जो मतलब आपका इमेज होगा, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा जूम करें तो आप देखेंगे कुछ कुछ आपको एक स्क्वायर जैसे कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं। वो जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपके पिक्सल कहलाते हैं। और यही जो है डॉट मैट्रिक्स में छोटे छोटे डॉट होते हैं जो हमारे बना के एक कैरेक्टर बना देते हैं। चलिए फिर देखिए 14 नंबर, एमुलेटर एक होता है। एमुलेटर क्या होता है, चलो आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे हार्डवेयर यूनिट, एमुलेटर हार्डवेयर यूनिट तो नहीं कह सकते हैं। फिर सिक्वेंशियल सर्किट, फाइनाइट स्टेट मशीन, रजिस्टर, और इनमें से कोई नहीं। तो एमुलेटर एक तरीके का रजिस्टर होता है, और रजिस्टर क्या होता है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो कि रजिस्टर और ALU और CU मिलके हमारा CPU कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो 15 नंबर, फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है। आपको रिफ्रेश करना है, आप जो है स्क्रीन पे क्लिक करिए एक बार और उसके बाद F5 क्लिक कर दीजिए, वो आपको क्या कर देगी, वर्तमान में जो विंडो होगी उसको रिफ्रेश कर देगी। जैसे आपने गूगल क्रोम खोल रखा है, आपने कोई भी चीज़ खोली लेकिन वो नहीं खुली, तो आपने क्या किया, आप F5 दबा दीजिए, वो रिफ्रेश हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। चलो 26 नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था। कौन था जिसने कंप्यूटर की जो है पहचान कराई थी, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो है फेडरिक कोहेन थे। कौन थे, ये फेडरिक कोहेन थे। इन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि कंप्यूटर में वायरस नाम की कोई भी चीज़ जो होती है, ये आपके उसको फाइलों को मार देती है, छोटी छोटी फाइलें जो होती हैं इनको ख़त्म कर देती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है और कंप्यूटर जो है वर्क करना कम कर देता है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। 17 नंबर, सभी खुली विंडोज़ को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, विंडोज़ लोगो प्लस D, विंडोज़ लोगो प्लस E, विंडोज़ लोगो प्लस F, विंडोज़ लोगो प्लस G, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी आपको कभी भी खुली विंडो हो, कितनी भी विंडोज़ आपकी खुली हो, आप अगर कभी भी विंडो प्लस D दबा देंगे तो आप डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ भी खुला नहीं रह जाएगा। चलो 18 नंबर, MS वर्ड में Alt प्लस Shift प्लस D क्या करता है, ये D, देखो D का मतलब होता है MS वर्ड में डेट, ठीक है। ये जैसे ही आप जब भी जिस डॉक्यूमेंट पे अगर आप इसको दबाएंगे तो ये क्या करेगा, आपकी तारीख को इंसर्ट कर देगा, ठीक है, तारीख को इंसर्ट कर देता है ये। चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है कि बिना रिसाइकिल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। तो उसको अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपका जो भी आइटम आप डिलीट कर रहे हैं वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, डायरेक्ट के डायरेक्ट डिलीट हो जाए, ठीक है, तो आप कुछ ना कीजिए, हमेशा शिफ्ट और प्लस डिलीट दबा दीजिए, आपका रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस डिलीट क्या करता है, परमानेंटली डिलीट करता है। अगर आप अभी देख रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, और विंडो D वाला तो जरूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको देख के करने में। चलो 220 नंबर, इनमें कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, लीनियर तरीके की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। तो लीनियर किसी भी तरीके की कोई टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। चलो 21 नंबर, एक नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को क्या कहा जाता है। एक नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की जो सूची होती है उसको क्या कहा जाता है। आपको कुछ भी लाइन पढ़ने की पूरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर भाषा में नियमों का एक जो सेट या सूची वो क्या कहलाता है, तो भाई वो प्रोटोकॉल कहलाता है। आपको सीधा सा आंसर मिल जाएगा, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस नियमों का एक सेट देख लीजिए, नियमों की एक सूची देख लीजिए, आपका आंसर आपके पास मिल जाएगा। और जो कि कभी
कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक है, चलो 222 नंबर, एक टेबल में होता है, एक टेबल में क्या होगा, तो भाई टेबल किस किस से मिलके बनती है, रो होते हैं और कॉलम होते हैं, यही मिलते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, ऐसे करके रो और जब मतलब कॉलम और ये वाली रो होती हैं, खड़ी वाली कॉलम होती हैं, ये मिलती हैं तो एक सेल बनता है, और सेल 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 ऐसे मिल मिल के हमारी क्या बन जाती है, एक हमारी जो है टेबल बन जाती है। तो इसमें क्या मिल गया, रोज और कॉलम होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई, लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ई एस सी। जो कंट्रोल प्लस ई एस सी ये क्या करता है, स्टार्ट मेनू दिखाता है, और उसके अलावा फॉर्मेट मेनू दिखाता है, और क्या दिखाता है, टूल्स मेनू दिखाता है, टूल्स मेनू दिखाता है, उसके अलावा इंसर्ट मेनू दिखाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो भाई देखो जब भी आप कभी भी कंट्रोल प्लस ई एस सी दबाएंगे तो आपकी जो स्टार्ट मेनू होती है वो दिख जाएगी, तुरंत ओपन हो जाएगी। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो, किसी भी प्रोग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, अगर आपने कंट्रोल प्लस ई एस सी दबा दिया तो वो आपको स्टार्ट मेनू पे तुरंत खोल के दे देगा। चलो भाई 224 नंबर देखो क्या हो जाएगा, एक प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एक प्रॉक्सी सर्वर होता है कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस तरीके के कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एक्सटर्नल एक्सेस वाले, एक बैकअप के रूप में कार्य करने वाले, फाइल हैंडलिंग परफॉर्म वाले, और यूजर परमिशन की एक्सेस वाले, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक प्रॉक्सी सर्वर होता है वो एक यूजर परमिशन की एक्सेस वाले कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलो भाई फिर अब आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा एम्बेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित कर सकता है। जो एम्बेड सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो एम्बेड सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम होता है उसको मशीन में नियंत्रित करने का काम करता है, ये काम उसका होता है। चलो ऑप्शन देखते हैं, एक प्रोग्राम जो एक बॉक्स में रैप होता है, नहीं। एक प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर का स्थायी हिस्सा होता है, ऐसा भी नहीं होता है। एक कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर का हिस्सा, नहीं। एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है एम्बेड का मतलब, तो यही आपको लेना पड़ेगा। 26 नंबर, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब आप किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट टेबल का, पेस्ट टेबल का मतलब पेस्ट का, फॉर्मेट प्रिंटर का, या कट का, या प्रिंट प्रीव्यू का। तो देखो भाई जब भी हमें प्रिंट लेना होता है तो आपको, जब भी हम लोग कंट्रोल पी दबाते हैं, कंट्रोल पी दबाते ही एक विंडो आपके सामने खुलती है, उसमें आपको दिखाई देता है जो हिस्सा आप प्रिंट करना चाहते हैं वो दिखाई देता है, जिसको हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। चलो 27 नंबर देखो, लिखा हुआ है डिजिटल वीडियो एक की श्रृंखला होती है। जो डिजिटल वीडियो होता है वो किस तरीके की एक श्रृंखला होती है, मीडिया क्लिप्स की होती है, कैप्चर की होती है, फ्रेम्स की होती है, पिक्चर की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डिजिटल वीडियो है वो हमारी जो है फ्रेम्स की श्रृंखला होती है, क्योंकि इसमें जितने अच्छे फ्रेम्स होंगे उतना अच्छा आपकी वीडियो की क्वालिटी होगी। आपके फ्रेम्स गड़बड़ हुए आपका वीडियो की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, तो इसलिए फ्रेम्स अच्छे होने चाहिए। चलो 28 नंबर में खाली जगह में क्या लिखा हुआ है, डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर देखो डेटा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है भाई फील्ड। क्या होती है दोस्त, फील्ड होती है। ठीक, पहले फील्ड आएगा, फिर उसके बाद में और भी चीज़ें जुड़ती जाती हैं और लास्ट में आके फील्ड इन्फॉर्मेशन ऐसे करके सारी चीज़ें जुड़ के हमारा डेटा का निर्माण कर देती हैं। चलो 229 नंबर क्या हो जाएगा, 229 नंबर में एक कंप्यूटर के साथ डेटा हैंडल के लिए 4 प्रमुख रूप कौन से होते हैं। अच्छा, डेटा को हैंडल करने के लिए देखो आप एक बात बताओ, कंप्यूटर को क्या करोगे, कंप्यूटर को सबसे पहले बताओगे ना कि भाई आपको तुमको ये काम करना है। फिर कंप्यूटर को जब ये पता चलेगा वो सुन लेगा, ठीक, क्या करेगा, फिर उसको सोचेगा कि यार मुझे ये करना है, तो सोचने का काम हो गया। फिर अब वो क्या करेगा, अब आपको वो बता देगा कि ठीक है मैंने काम कर लिया, ये लीजिए भाई तुम्हारा काम हो गया। अब काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो उसको सुरक्षित कर लेगा। तो इसका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है इनपुट का। कंप्यूटर पहले इनपुट प्राप्त करता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है, देन उसके बाद में स्टोरेज करता है। तो इसके ये 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नॉर्मल से जो हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल पेपर होते हैं, उसमें ये बहुत बार पूछा गया है। चलो, ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर हैं उन्हें टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ पे ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर हैं, जो कैश रजिस्टर थे वो कंप्यूटर हैं, किस तरीके के, उन्हें क्या किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें POS के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, POS के रूप में। फिर 231 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण नहीं है। तो मेंटेनेंस का इनमें से एक कौन सा उदाहरण नहीं हो जाएगा, तो यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना, फाइलों को बैकअप कॉपी करना, जोड़ने हटाने रिकॉर्ड को एडजस्ट करना, सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। देखो जब हम सिस्टम मेंटेनेंस करेंगे देखो फाइलों को बैकअप कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। जोड़ने हटाने और रिकॉर्ड का काम ये भी कर सकते हैं। सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना, मेंटेनेंस कर रहे हैं तो सुरक्षा तो प्रदान की ही जाएगी। मेन चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि यूजर इंटरफेस जो है
रिप्लेस, अगर यूजर इंटरफेस जो है आप रिप्लेस कर देंगे तो हमारी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी कंप्यूटर की, ठीक है, क्योंकि वो अब उसको यूज कैसे करना है, क्या करना है, कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, बहुत सी चीज़ें आपकी इधर की उधर गड़बड़ कर देगा। चलो 32 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा NAS सर्वर का प्राइमरी कार्य होता है। ठीक, चलो लॉगिन प्रमाणीकरण, बिल्कुल भी इसका तो कोई काम लॉगिन प्रमाणीकरण का होता ही नहीं है, फिर वो तो ऑथेंटिकेशन का काम करता है। फाइल शेयरिंग, हाँ ये हो सकता है, इंटरनेट एक्सेस, ईमेल प्रोसेसिंग, और इनमें से कोई नहीं, तो फाइल शेयरिंग ही सबसे यहाँ पे सही हो जाएगा। जो इसने लिखा हुआ है NAS सर्वर जो काम होता है वो फाइल शेयरिंग का होता है। चलिए 233 नंबर, यदि आप विंडोज़ XP को विंडोज़ 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो भाई हम तो उसको अपग्रेड कर रहे हैं ना, क्योंकि XP को विंडोज़ 98 में बदलेंगे तो ये अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि हम आगे वाली विंडो पे, जैसे आप विंडो 10 पे हों और आप विंडो 11 में अपडेट कर दें तो विंडो 11 में डालने पे क्या हो जाएगा तुरंत, तो भैया ये अपग्रेड करना हो जाएगा। ठीक है, चलो 234 नंबर, वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए, वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने अभी आपका जो है एक एप्लीकेशन आपने लिखी थी वो खुली हुई है, उस डिस्क की एक प्रतिलिपि बनानी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेव कमांड का उपयोग करना पड़ेगा, तब तो वो डायरेक्टली सेव हो जाएगी। या नहीं किया जा सकता है, चलो गधे हो क्या, ऐसा नहीं किया जा सकता, नहीं बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर पागल हो गया आपका, ऐसा किया जा सकता है। डुप्लीकेट कमांड का प्रयोग करेंगे, ऐसी कोई कमांड ही नहीं होती है। डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे, ठीक है कॉपी कर लेंगे, अब क्या करेंगे, पेस्ट करने का तो ऑप्शन दिया नहीं, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सेव एज का कमांड का प्रयोग करेंगे और उसको दूसरा नाम देके सेव कर देंगे। वो दूसरी जगह पे वही आपकी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लिखी, आपने एक जगह पे उसको सेव कर लिया, हमने क्या किया फिर उसको सेव एज करके दूसरी जगह पे भी सेव कर दिया। अब क्या हो गया, एक नाम रखा 1, दूसरा नाम रखा 2, तो दोनों जगह पे 1 और 2 के नाम से सेव भी हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन बनी भी रहेगी। तो वहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो भैया एक चीज़ ये बताओ, आप किसके माध्यम से चलते हैं, दिमाग के माध्यम से। दिमाग आपका क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर पूरा मदरबोर्ड से चलता है। अगर मदरबोर्ड ख़राब तो भैया क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसका दिल कहलाता है। आपका दिल जो है गड़बड़ तो आप चले गए इस दुनिया से, आपका पावर सप्लाई बंद हो गया। ऐसे ही मदरबोर्ड ख़राब तो आप कंप्यूटर का पावर सप्लाई मतलब ख़त्म हो गया, अब कंप्यूटर नहीं चल सकता। चलो 236 नंबर, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम लिखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ABC, अब डैश डैश डैश, ठीक, फिर यहाँ पे एक ऐसे ब्लिंक करती हुई लाइन होती है, इतनी बड़ी सी छोटी सी लाइन होती है जो ब्लिंक कर रही होती है। तो टेक्स्ट में आपकी स्थिति, हम अब इतना डैश डैश देने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए, तो ये वाली जो लाइन होगी ये यहीं पे होगी, क्योंकि उसको पता है ना आप यहाँ पे लिखेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे डी हो जाएगा, तो ये वाली लाइन अब बढ़ के डी के आगे तुरंत पहुँच जाएगी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई कर्सर। चलिए 237 नंबर, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाता है। देखो मेगाबाइट की बात आए, चाहे आपको देखो KB होता है, फिर उसके बाद MB आता है, फिर उसके बाद GB आएगा, फिर TB आएगा, ऐसे आगे और भी बढ़ते रहते हैं। फिर गीगाबाइट के बाद टेराबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहते हैं और सारी चीज़ें हमको बढ़ती जाती हैं। और ये हमेशा किसके फॉर्मेट में बढ़ता है, 1024 KB मिल के 1 MB, 1024 MB मिलेंगे तो 1 GB, 1024 GB मिलेंगे तो 1 TB, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे 1024 आपका आंसर हो जाएगा। चलो 238 नंबर देखो, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग में हो सकता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस में हो सकता है, इनपुट डेटा, तो इनपुट करेंगे तो इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, डेटा स्टोर करने की स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, स्कैन डेटा करने के लिए हमको जो है स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, डेटा को देखने या मुद्रित करने के लिए जो है हमको आउटपुट डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, देखेंगे तो स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है, और अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो भी हमको कहाँ आउटपुट देखने को मिलेगा। तो भैया आउटपुट डिवाइस के लिए यही इस्तेमाल होगा। चलो, कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। कल भी मैंने बताई थी कि जब हम लोगों ने कल इसका जो एक प्रैक्टिस सेट किया था उसमें हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि देखो 2 तरीके की मेमोरी होती है, वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। ठीक, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि वोलेटाइल कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है। ठीक, उसके अलावा इसने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो हमारी रैम की जो भी अंदर उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं लाइट जाने पे, ठीक है, वो वोलेटाइल कहलाती है जो ख़त्म हो जाती हैं। और जो नहीं ख़त्म होती वो नॉन वोलेटाइल। तो क्या ख़त्म हो जाता है, उसकी मेमोरी, क्योंकि रैम के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी।
लाइट जाने पे। चलो 240 नंबर देखो क्या हो जाएगा। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा बरकरार रहता है जब आप इसको इसमें सेव करते हैं। हम रैम के अलावा चाहे जहाँ पे भी सेव कर लें, चाहे रोम में सेव कर लें और चाहे आपको सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क किसी में सेव कर लें, हमारा डेटा बचा रहेगा। तो इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। चलो भाई आगे बढ़ो। 41 नंबर। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो पीसी, वर्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और कार्यक्रमों का संग्रह करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो सर्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वर। क्योंकि उसने सीधे सीधे एक चीज़ ये कह दी है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और कार्यक्रम का संग्रह करता है, तो भैया वो सर्वर कहलाएगा। सर्वर पे ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। चलो फिर देखो 242 नंबर। हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचरण कर सके, कहलाता है। क्या कहलाएगा? अच्छा, हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। टेलीफोन, अरे टेलीफोन लाइन आ गया ना। देखो ये टेलीफोन लाइन लिख दिया इसने, संचरण कर सके, टेलीफोन लाइन पर संचरण कर सकते कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो भैया मॉडेम। मॉडेम का काम ही आपको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म, और ये आपके कंप्यूटर इसके टेलीफोन लाइन के माध्यम से काम करता है। चलो भाई 243। जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है, जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है तो यह एक हाथ जैसे आकार का हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब हम लोग कंट्रोल प्लस के लेते हैं। कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपरलिंक एक्टिव करना, और हाइपरलिंक का मतलब होता है वहाँ पे एक ऐसा कोई भी चीज़ है जिस पे हम क्लिक करते ही वो हमको वेब पेज पर भेज देगा। ठीक है, तो जब हम पॉइंटर पर किसी चीज़ को पॉइंटर जब कहाँ लेके जाते हैं? हाइपरलिंक पर, तब उसकी स्थिति एक हाथ ऐसे बन जाती है, ऐसे मुट्ठी बंद से हाथ बन जाता है उसका। ठीक है, एक मुट्ठी बंद सा हाथ ऐसे करके बन जाता है, याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं? इसको हाइपरलिंक कहते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करना पड़ता है। 244 नंबर देखिए। मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छा रूप में वर्णन क्या हो जाएगा? मोबाइल कॉमर्स, तो चाहे आप उसको मोबाइल कॉमर्स कर लीजिए चाहे ई कॉमर्स कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है कि वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल के सेवाओं को खरीदने और बेचने का काम करता है। ठीक है, चलो 245 नंबर। निम्न में कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा सूचना स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से चुंबकीय डिस्क प्रयोग करता है? तो हार्ड डिस्क हो जाएगी। हार्ड डिस्क जो है चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है। हार्ड डिस्क एक डिब्बे के तरीके से छोटी सी आपकी एक होती है, आप उसको जेब में रख के जा सकते हैं। ठीक है, वो कम, क्योंकि उसमें चुंबकीय माध्यम से आपको डेटा स्टोर किया गया है। बस चलो 246 नंबर देखो क्या हो गया। तो 246 में लिखा हुआ है निम्न में स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के लाभ क्या होते हैं? तो देखो सीडी रोम के डेटा और जानकारी बड़ी राशि जमा करने के लिए सस्ता तरीका है, बिल्कुल भैया। फिर सीडी रोम डिस्क चुंबकीय डिस्क की तुलना में और अधिक जानकारी तेजी से प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। सीडी रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को कम करती है, हाँ ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएंगे फिर तो। चलो फिर डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी होती है के रूप में कहा जाता है, उसे किस रूप में कहा जाता है? तो लैंडलाइन डिवाइस नहीं, ऑनलाइन डिवाइस। जब वो जुड़ी होगी तभी तो ऑनलाइन होगी, नहीं जुड़ी होगी तो वो ऑफलाइन डिवाइस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ऑफलाइन डिवाइस हो जाएगी। चलो भाई 48 नंबर। जब कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। ये यूपीपीसीएल के पेपर में तो कई बार पूछा गया है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन में, तो कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाई लाइन। रुकिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक बार में एक कैरेक्टर पकड़ता है या एक लाइन पकड़ता है, तब उसको जो है कन्वर्ट करके मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। लेकिन कंपाइलर सीधे एक बार में चोटी पकड़ता है और दे दनादन, यानी कि कह सकते हैं कि एक बार में वो कान पकड़ता है और दबा के सीधे लिए जाता है। एमएस वर्ड क्या है? तो एक खेल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एमएस वर्ड है दोस्तों, वो एक तरीके का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलो भाई फिर 250 नंबर। वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी हो जाएगी? ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो मेन चीज़ पता क्या है, कई तरीके की भाषाएं होती हैं, हमको अलग अलग तरीके की देखनी होती है। ठीक, तो वैज्ञानिक काम के लिए ऐसे पास्कल, फोर्टान, कोबोल, पोरलॉग और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फोर्टान हो जाएगी जो वैज्ञानिक के लिए। ठीक है, ऐसे कोबाल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, कॉमन लैंग्वेज होती है तो बिजनेस के लिए होती है। ठीक, और सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं तो उसी तरीके से जानी जाती हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी तो क्लास यहीं पे समाप्त हो गई है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि ये जो क्लास है हमारी, देखिए मैं इसको पीडीएफ के रूप में ऐसे ही सेव कर रहा हूँ, जो कि जिसमें जैसे के जैसे निशान लगे हैं। तो यही निशान वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।